इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं हम खबरें अभी तक की खास पेशकश टिकट मिलेगी ना दोबारा लेकर। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुमताज। आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे पृथला विधानसभा हलके में और जानेंगे यहां के सियासी हालात के बारे में। आखिर यहां के विधायक जनता की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। हल्के की जमीनी हकीकत और आसमानी दावों के बीच विधायक की सियासी पैठ कितनी है, ये जानने के लिए हमारी टीम हल्के का सर्वे कर 400 वोटों का सैंपल इकट्ठा करती है और जनता की इसी कसौटी पर तैयार होता है विधायक का रिपोर्ट कार्ड। यानी पक्ष और विपक्ष में पड़ने वाले वोटों की तादाद ही तय करती है कि विधायक फिर होंगे मैदान में या फिर उन्हें टिकट मिलेगी ना दोबारा। तो सबसे पहले रुक करते हैं अपने काउंटिंग रूम का। हमारे काउंटिंग ऑफिसर्स हैं सुरेंद्र कुमार और अरूप शाह। काउंटिंग रूम से ये हमें वोटों की गिनती की जानकारी भी देंगे, साथ ही हर एक राउंड के रुझानों के बारे में भी बताएंगे। सुरेंद्र। मुमताज, आज बात करेंगे पृथला विधानसभा क्षेत्र की और जानने का प्रयास करेंगे कि विधायक जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं। जहां तक वोटरों की बात है, यहाँ पर वोटर हैं 1,34,759। अन्य हलकों की तरह यहाँ से भी 400 वोटों का सैंपल लिया गया है। एक वोट की कीमत है 337। अगर बात 2009 के विधानसभा चुनाव की करें तो यहाँ से कांग्रेस के रघुवीर सिंह तेवतिया ने बसपा के टेकचंद शर्मा को लगभग 3000 वोटों से मात दी थी। आज देखते हैं रघुवीर सिंह तेवतिया को जनता कौन से जोन में रखती है। मुमताज जी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। तो देश प्रदेश के सियासी समीकरणों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। आप हैं वरिष्ठ पत्रकार और एडवोकेट आनंद हुड्डा जी और आप हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय झा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो कार्यक्रम की शुरुआत में जानते हैं अपने सर्वे मतदाता ललित कुमार की राय। आखिर क्या सोचते हैं ये अपने हलके और अपने विधायक के बारे में। मैं ललित कुमार, ग्राम पंचायत बघोला, पृथला विधानसभा क्षेत्र निवासी। सबसे पहले खबरें अभी तक को धन्यवाद देता हूं इस सर्वे के लिए। ये डिब्बा मैंने अपने हाथों से सील कर दिया है अब अंतिम वोट के साथ में, और आशा करता हूं जब ये खोले तो जो पृथला विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं जिन्होंने अपनी किस्मत का फैसला इसमें डाल दिया है कि वो किसे चुनना चाहते हैं, वो जनता के हित में जाए। तो पृथला निवासी ललित कुमार ने ही बैलेट बॉक्स को सील भी किया था, लिहाजा अपने शो के उसूल के मुताबिक हम अपने सर्वे मतदाता से ही बैलेट बॉक्स को खोलने की इजाज़त भी ले रहे हैं जो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। लेकिन ललित कुमार जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद नहीं है, लिहाजा अब हम बैलेट बॉक्स खोलने की इजाज़त अपने दोनों खास मेहमानों से लेंगे। क्या हमें इजाज़त है आनंद जी? बिल्कुल खोल अजय जी, क्या हमें इजाज़त है बैलेट बॉक्स खोलने की? खोल दें आप उसको। जी, बहुत शुक्रिया। तो हमारे दोनों मेहमानों ने हमें बैलेट बॉक्स खोलने की इजाज़त दे दी है, लिहाजा अब हम चलते हैं काउंटिंग रूम, जहां पर काउंटिंग ऑफिसर सुरेंद्र भी इसी इंतज़ार में है कि इजाज़त मिलते ही वोटों की गिनती शुरू हो सके। अब आपको इजाज़त है सुरेंद्र कि आप इस मत पेटी को खोल सकते हैं और उम्मीद करेंगे कि जैसे जैसे गिनती होती जाएगी आप हमें उसकी जानकारी साथ ही साथ देते जाएंगे। इसके अलावा आप हमें विधायक के पक्ष और विपक्ष में पड़ने वाले वोटों की तादाद भी बताएंगे। तो जब तक वोटों की गिनती होती है तब तक थोड़ी चर्चा देश और प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात पर कर लेते हैं और जानते हैं कि इन तमाम सियासी हालात पर हमारे इन दोनों खास मेहमानों की राय क्या है। देश में इस वक्त जो मौजूदा सियासी हालात हैं उनमें वक्त से पहले लोकसभा चुनाव होने के आसार कितने होंगे, ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा यूपीए के सहयोगी दलों पर और साथ ही कांग्रेस भी इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखेगी।
करुणानिधि के यूपीए से बाहर जाते ही केंद्र की सियासत लड़खड़ाने लगी है। मुलायम के पैंतरे ने भी बेनी के 2 टूक का फायदा उठाते हुए कांग्रेस को घुटनों पर ला दिया है। इस खेल में सहमी यूपीए ने पहले तो मुलायम सिंह से माफी मांग ली और जल्द ही बेनी भी खेद जताते नजर आए। लेकिन जब मुलायम ने समर्थन बनाए रखने के संकेत दिए तो एक बार फिर आदत से मजबूर बेनी को तेवर बदलते देर नहीं लगी। चुनाव के मद्देनजर बेनी यूपी समीकरणों पर तुरंत ये बोलते नजर आए। 23 तारीख को लखनऊ में कांग्रेस का धरना है, हम उसमें जाएंगे। अभी 1 साल चुनाव के रह गए हैं। ये संसदीय कार्रवाई जो है अब औपचारिकता है। मुख्य चुनाव में हम जुटेंगे। 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत के आएगी अब की बार उत्तर प्रदेश से। मुसलमान पूरी तरह से हमारे साथ है। संसद में तो हैं हम। जी नहीं सर, जैसे सब हमारी लीडरशिप जो कहेगी करेंगे। यूपीए जानती है कि डीएमके के हटने के बाद वो 228 पर पहुंच गई है और ऐसे में 271 तक पहुंचने के लिए उसे बीएसपी की 21 सीट और सपा की 22 सीटों का बाहरी समर्थन जरूर है। बावजूद इसके आंकड़ों के खेल में माहिर कांग्रेस ये भी दिखाने की कोशिश में लगी है कि बहुमत उसके लिए कोई समस्या नहीं। ये बात सुबह भी हम लोगों ने साफ की थी। सरकार पूरी तरह से स्थायी है, सरकार पूरी तरह से स्थिर है। यूपीए की सदा ये कोशिश रही है कि संवेदनशीलता से अपने घटक दलों को, अपने समर्थक दलों को पूरा इज्जत और सम्मान देकर हमने पिछले 9 वर्ष से सरकार चलाई है और हमारी ये पूरी उम्मीद है कि सब लोगों के समर्थन से यूपीए की सरकार इसी तरह से संवेदनशील सरकार चलाती रहेगी। ना सरकार लेम है और ना ही सरकार डक है। ये सरकार को बहुमत प्राप्त है संसद में और देश के लोगों का विश्वास भी प्राप्त है। हमारी सरकार अपना पूरा कार्यकाल खत्म करेगी। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ, मगर मैं आपको जोर दे के ये बात कहना चाहता हूँ कि देश में किसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, सरकार स्थिर है। वैसे ताजा सियासी हालत पर नजर डालें तो कर्नाटक विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं और इसी साल दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, जबकि लोकसभा चुनाव अगले साल मई तक। ऐसे में किस पार्टी को कितना फायदा मिल सकता है ये भी देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो देश के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए क्या वक्त से पहले हो सकते हैं लोकसभा चुनाव और क्या होगा यूपीए 2 सरकार का, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम अपने दोनों खास मेहमानों से। पहले रुख करेंगे अजय झा जी का। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि डीएमके के समर्थन लेने के बाद कितने बड़े संकट में है यूपीए 2? यूपीए के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। क्या इससे उबर पाएगी, ये एक सवाल है। और यूपीए के, खासकर कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजमेंट के जितने मैनेजर्स हैं वो उसमें जुटे हुए हैं। उनको इसका संशय था कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, अगर हम देखें कि आंकड़ों की बात करें तो यूपीए के पास आज 228 सीटें हैं, जबकि 271 उनको चाहिए मेजोरिटी मार्क। वो 71 तब होता है 271 जब 4 वहाँ पर रिक्त स्थान है लोकसभा के अंदर। और अभी हम अगर 228 में जो भाजपा के 22 हैं, 21 हैं और सपा के 22 हैं, दोनों को मिला ले 43, तो 271 बन रहे हैं। बिल्कुल एज का मामला है। वहां से एक भी पार्टी खिसक जाए तो सरकार गिरने के आसार बनते हैं। अभी वो टेक्निकल बात है, क्या सरकार गिरेगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस को शुरू से पता था, जब से ये यूपीए 2 सरकार बनी है, इनको पता था कि एक बहुत बड़ी मंडी है उसके सामने। 225 ऐसे एमपीज हैं छोटी पार्टियों के, जिसको वो कभी भी खरीद सकते हैं, उनको अपने साथ ला सकते हैं, उनको प्रलोभन दे सकते हैं। जैसे भी सरकार शायद वो 5 साल चला लें, ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव अपना समर्थन वापस ले लें तो इसमें अभी फिलहाल बहुत ही संकट की स्थिति आ जाएगी। वैसे में तब ममता बनर्जी का क्या स्टैंड होगा, तृणमूल कांग्रेस क्या करेगी, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। जी, कुछ भी हो सकता है। आनंद जी, आप क्या कहेंगे? देखिए मुमताज़, एक बात बहुत पुरानी कहावत है, मैं समझता हूँ कि ये कहते रहे हैं समाज में कि जिस आदमी ने झोली फैला ली वो कभी भूखा नहीं मर सकता। अब भूखा वो मरता है जो गैरत से रहता है, आत्मसम्मान से रहता है, और जो जिसकी अपनी कुछ ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट की प्रॉब्लम होती है। कांग्रेस के पास ना पहले, जैसे अभी हम सुन रहे थे,
मिस्टर जोशी जो प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे कि उनके पास पूर्ण मतलब बहुमत है, और पहले भी था और आगे भी है। पूर्ण बहुमत तो यूपी के पास ना पहले था ना अब है, लेकिन ये कांग्रेस के अपनी रणनीति है कि पहले भी बाहर से जो समर्थन मिला हुआ था, चाहे वो आज भी मायावती और मुलायम सिंह के बाहर से समर्थन से मिला सरकार चल रही है, और ये अंदेशा डीएमके ने जब समर्थन वापस लिया, वो यूपीए का घटक था, बहुत महत्वपूर्ण घटक था, तो उसके बाद सरकार पर संकट के बादल छाने लगे और ये महसूस होने लगा। मुलायम सिंह ने अपनी हेकड़ी जो है वो करनी शुरू कर दी, और इस बात की बेनी प्रसाद ने जो उनके कई दिन से ये लंबे चर्चा चल रही थी, जिस तरह छिछोरे बयान मुलायम सिंह के बारे में दिए जा रहे थे, और उसके ऊपर संज्ञान लेना मुलायम सिंह ने शुरू कर दिया, और ये सही मौका भी था, और इस बात के ऊपर कांग्रेस के घुटने भी टिका दिए उन्होंने। और ये मुलायम सिंह, मैं नहीं समझता कि मुलायम सिंह जो हैं वो इस हद तक नाराज हो जाएंगे कि समर्थन वापस ले लें। वो जब तक समर्थन वापस नहीं लेंगे, जब तक उन्हें ये पता है कि समर्थन कोई दूसरा देने वाला है। अब मुलायम सिंह समर्थन वापस लेते हैं तो उन्हें पता है कि सरकार को बचाने के लिए कुछ दल आज भी मौजूद हैं। जैसे उन्होंने इशारा किया कि ममता बनर्जी से भी बात चली इनकी समर्थन वापस की। शरद जी की मुलाकात जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं उनकी मुलाकात भी ताज़ा अभी हुई है। उनके जो पीए हैं और बहुत कांग्रेस पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण आदमी हैं जो अहमद पटेल से, तो इसको बड़ी शास्त्रीय हम लेके चलते हैं कि ये कोई सियासत का बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक बात और है, जनता दल यूनाइटेड के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, बहुत ही की पॉइंट है जनता दल पार्टी के और मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका लगातार या उनके प्रवक्ताओं का ये कहना कि उनकी प्रायोरिटी बिहार विकास है, बिहार विकास प्रायोरिटी है। जब भी उनसे पूछा जाता समर्थन के और ना समर्थन के बारे में, एनडीए में रहने और ना रहने के बारे में, तो उनका एम्फेसिस एक है लगातार अब 2 दिन से, तो कि उनकी प्रायोरिटी बिहार को तीसरा दर्जा दिलाना, उनका विकास करना उनकी प्रायोरिटी है। वो प्रायोरिटी उनकी फुलफिल, इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइड तौर पर माना जाए, अगर वो प्रायोरिटी अगर वो कांग्रेस सरकार को ना गिरने दें, उसको बहुमत साबित होने में कोई प्रॉब्लम ना आने दें और उन्हें पिछड़े का दर्जा मिल जाए, उन्हें बिहार के विकास की कोस पे, और अगर कांग्रेस की सरकार चलाने की अगर उन्हें कोई इस तरह की ऑफर मिलती है तो शायद इस तरह की कोई राजनीति भी शायद अंदर खाने पक रही है। इस बात का मुलायम सिंह को पता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल किसी भी संकट, कोई किसी तरह का संकट दिखाई देता है, लेकिन यूपीए सरकार जो है अभी कोई गिरने की कोई बात नहीं है और समय पर चुनाव होने की संभावना ज्यादा है। एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अभी जेडीएस की हम बात कर रहे थे, नीतीश कुमार की, वो ठीक है दिल्ली में गाजर लटका के चले गए वो कि जो हमें अगर समर्थन स्पेशल स्टेटस देगा उसका हम मतलब सोचेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है, क्योंकि अगर वो बीजेपी का साथ छोड़कर एनडीए को छोड़कर यूपीए में आ गए तो बिहार की सरकार गिर जाएगी। जब बिहार की सरकार गिर जाएगी तो फिर वो स्पेशल स्टेटस का लेकर और उसका क्या करेंगे, यानी बिहार में फिर चुनाव की संभावना हो जाएगी। इसलिए वो बहुत देखिए आज नई बात नहीं है, जनता दल यूनाइटेड का साफ मतलब एक स्टैंड है, उस स्टैंड पर अगर बीजेपी नहीं रहती है तो समर्थन तो तब भी एनडीए टूटने की संभावना काफी दिन से कगार पर थी। उन्होंने बार बार ये कहा है कि अगर एनडीए का जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पहले तय होकर चलेगा और वो ऐसी साख का आदमी होगा जिसके ऊपर किसी तरह का सांप्रदायिक जो है कोई स्टिग्मा नहीं होगा, तो वो इस बात के ऊपर पहले से कंट्रोवर्सी चल रही थी। और आज किसी इश्यू के ऊपर अगर उनका कोई जुड़ाव थर्ड फंड के साथ लेकर और कोई कांग्रेस से बाहर के प्राइम मिनिस्टर की कंसिडरेशन लेते हुए अगर कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन इस बात पर होता है तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। आनंद जी, इसी मुद्दे पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और लगातार आपके साथ चर्चाओं के दौरान इस मुद्दे के तमाम पहलुओं को हम अपने दर्शकों के सामने लाएंगे, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का, जल्द वापसी होगी।